हेलो गाइस, तो वीकली करंट अफेयर्स वाले वीडियो में अगस्त महीने के दूसरे वाले हफ्ते का ये हमारा पहला वाला पार्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बताइए, समग्र शिक्षा योजना किस कक्षा से किस कक्षा तक की स्कूली शिक्षा को कवर करती है? तो आंसर होगा प्री स्कूल से कक्षा 12वीं तक। तो समग्र शिक्षा योजना ये शुरू हुई थी 2018 में। और अभी ये न्यूज में क्यों है? क्योंकि इसे अगले 5 सालों के लिए बढ़ा दिया गया है। समग्र शिक्षा अभियान 2.0 इसको नाम दिया गया। अब ये 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2026 तक रहेगी। अच्छा, इस समग्र शिक्षा अभियान को किन 3 योजनाओं को मिलाकर के तैयार किया गया था? राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, सर्व शिक्षा अभियान और टीचर एजुकेशन। इन तीनों को मिलाकर के समग्र शिक्षा योजना तैयार की गई थी। तो याद रखना, प्री स्कूल से लेकर कक्षा 12वीं तक को ये कवर करती है। शिक्षा मंत्री कौन है हमारे? धर्मेंद्र प्रधान है। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में किस राज्य में हर हित स्टोर योजना शुरू की गई? तो आंसर होगा हरियाणा में। तो राज्य के युवाओं को व्यापार के नए अवसर देने और आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये योजना शुरू की गई है। इसमें क्या होगा? इसमें ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रिटेल स्टोर खोले जाएंगे और इन स्टोर की मदद से बेस्ट क्वालिटी वाले जो डेली यूज में आने वाले प्रोडक्ट्स होते हैं ना, आटा, दाल, चावल, इनको उचित मूल्य पर बेचा जाएगा। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, उन्होंने कहा है कि 18 से 35 आयु वर्ग का कोई भी युवा बेरोजगार नहीं रहे। इसी उद्देश्य के साथ इस योजना को शुरू किया गया है। और राज्य सरकार का लक्ष्य भी क्या रखा है? 2024 तक हरियाणा को बेरोजगार मुक्त, रोजगार युक्त बनाना है। और पहला हर हित स्टोर याद रखना पंचकुला में खुला गया है। और अगर आपसे पूछा जाए ना, पहला ग्रेन एटीएम कहां पे खुला गया था? गुरुग्राम हरियाणा में खुला गया था। गुरुग्राम में आपको इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर भी मिलेगा। देखो, हरियाणा की कैपिटल चंडीगढ़ है। गवर्नर यहाँ के बंडारू दत्तात्रेय अभी नए बन गए। मुख्यमंत्री तो मनोहर लाल खट्टर ही थे। बताइए, अभी हाल ही में चर्चा में रही कृषि कर्ण परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो आंसर होगा केरल। तो इस योजना के तहत मिनी पॉली हाउस बनाए जाएंगे। पॉली हाउस मतलब प्लास्टिक के घर बनाए जाएंगे ग्रीन हाउस की तरह। और इसमें एक घर की जो कीमत होगी वो होगी 2,35,000 रुपीज। और इन पॉली हाउस में लंबी फलियां, टमाटर, खीरा, शिमला मिर्च, हरी पत्तेदार सब्जियां वगैरह लगाई जाएंगी। उद्देश्य क्या है? जलवायु परिवर्तन का कृषि पर नकारात्मक प्रभाव पड़े और किसान बढ़िया से पूरे साल भर खेती कर सके। तो यह है कृषि कर्ण परियोजना। अच्छा, भारत का पहला मेडिकल डिवाइस पार्क कहां पे खोला गया? तो ये भी केरल में खोला गया है। और भारत का पहला जेंडर पार्क ये भी आपको केरल में मिलेगा। वैसे केरल की कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम है। तिरुवनंतपुरम में ही भारत का पहला स्पेस टेक पार्क खुला था। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर यहीं पर है। गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान और मुख्यमंत्री फिर से बन गए पिनाराई विजयन। फिर बताइए, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 7 अगस्त को। तो देश में बुनकरों की स्थिति को सुधारने के लिए हर साल 7 अगस्त को नेशनल हैंडलूम डे के रूप में मनाया जाता है। इसको 2015 में मनाना शुरू किया था हम लोगों ने। इस बार ये इसका 7वां एडिशन है। फिर बताइए, अभी हाल ही में विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 9 अगस्त को। तो आदिवासियों के अधिकारों को और उनकी सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए हर साल 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसकी थीम क्या रही? किसी को पीछे नहीं छोड़ना, स्वदेशी लोग और एक नए सामाजिक अनुबंध का आह्वान, यानी कि लिविंग नो वन बिहाइंड, इंडिजिनस पीपल एंड द कॉल फॉर अ न्यू सोसाइटी कॉन्ट्रैक्ट। हमारे आदिवासी मंत्री कौन है? ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर अर्जुन मुंडा है, जिनका निर्वाचन क्षेत्र कॉन्स्टिट्यूएंसी है खुंटी, झारखंड। फिर बताइए, अभी हाल ही में किसने भारत केसरी कुश्ती दंगल 2021 को जीत लिया? तो आंसर होगा लाभांशु शर्मा। तो भारतीय पहलवान है ये लाभांशु शर्मा, जिन्होंने तमिलनाडु में आयोजित भारत केसरी कुश्ती दंगल 2021 को जीत लिया। ये है कहां से? ये उत्तराखंड से है। बाकी एन वेणुधर रेड्डी ऑल इंडिया रेडियो के नए डायरेक्टर जनरल बने। जगजीत पवाड़िया इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष बने। इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड जिसका हेडक्वार्टर है वियना, ऑस्ट्रिया में। सुधांशु मित्तल खो खो फाउंडेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने। ये बताइए, हाल ही में फिडे वर्ल्ड कप 2021 का खिताब किसने जीत लिया है? तो आंसर होगा जॉन क्रिजिस्तॉफ डूडा ने। ये पोलैंड के चेस प्लेयर हैं जॉन डूडा। अभी इन्होंने रशिया के सर्गेई कर्जेकिन को हरा करके फिडे वर्ल्ड कप 2021 का खिताब जीत लिया। ये इसका 9th एडिशन था। और चेस से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद होने चाहिए आपको, जैसे कि दुनिया के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बने थे कौन? अभिमन्यु मिश्रा। भारत के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन है? डी गुकेश है। ये तमिलनाडु से हैं और ये दुनिया के तीसरे सबसे युवा हैं।
और पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे? विश्वनाथ आनंद, और उनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम माइंड मास्टर है। और इन्हें ही 1991-92 में पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी मिला था। और राजीव गांधी से भी याद होगा आपको, अब इसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न कर दिया गया। इसमें जो पुरस्कार राशि दी जाती थी वो पहले 7.5 लाख थी, अभी उसे बढ़ा के 25 लाख कर दिया गया। अच्छा, हमने कहा भारत के पहले ग्रैंड मास्टर थे विश्वनाथ आनंद। अगर आपसे पूछा जाए भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर कौन थी, तो एस विजयलक्ष्मी आंसर कर देना। चलिए बताइए, भारत में पहली बार चेस एकेडमी कहाँ पे स्थापित की जाएगी, तो आंसर होगा बेंगलुरु में। और जो चेस बोर्ड होता है ना, उसमें जो कॉलम होते हैं छोटे छोटे, कितने होते हैं टोटल? 64 होते हैं। और 20 जुलाई को चेस डे मनाते हैं हम। चेस को रेगुलेट करने वाली बॉडी है फिडे। फिडे का हेडक्वार्टर आपको लुज़ेन स्विट्जरलैंड में मिलेगा। अच्छा, एक प्रश्न का जवाब दो। बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2020 का खिताब किसने जीता था? तो आंसर होगा कोनेरू हम्पी ने। प्लेयर हैं ये, याद रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस भारतीय पहलवान ने पुरुषों की फ्री स्टाइल 65 किलोग्राम वर्ग में ब्रोंज मेडल जीत लिया? तो आंसर होगा बजरंग पूनिया ने। तो किस कैटेगरी में खेले ये? 65 किलोग्राम कैटेगरी में खेले। कजाकिस्तान के दौलत को हराकर इन्होंने ब्रोंज मेडल जीता है। और टोक्यो ओलंपिक में हमने पढ़ा भी था, पहलवानी में यानी कि रेसलिंग में 2 मेडल हमें मिले हैं। एक तो ये लेकर के आए बजरंग पूनिया, ब्रोंज मेडल 65 किलोग्राम वर्ग में। इनसे पहले रवि दहिया ये सिल्वर मेडल लेकर के आए थे 57 किलोग्राम कैटेगरी में, तो वो भी ध्यान रखना। और बताइए, टोक्यो ओलंपिक 2020 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? तो आंसर होगा गोल्ड मेडल जीता है इन्होंने। तो नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक स्पर्धा में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता है टोक्यो ओलंपिक 2020 में। कितनी दूरी पे इन्होंने भाला फेंका? तो 87.58 मीटर की दूरी पर भाला फेंक करके इन्होंने गोल्ड जीता है। 2 पॉइंट मैंने इनसे रिलेटेड बताए थे आपको। एक तो याद रखना है, ओलंपिक के इतिहास में ये पहले भारतीय एथलीट हैं गोल्ड जीतने वाले, और व्यक्तिगत रूप से ये दूसरे भारतीय हैं गोल्ड जीतने वाले ओलंपिक में। इनसे पहले थे कौन? अभिनव बिंद्रा थे, वो शूटर है, निशानेबाज है। 2008 के बीजिंग ओलंपिक में वो गोल्ड जीत के लाए थे। नीरज चोपड़ा ये हरियाणा से हैं। और इनसे रिलेटेड एक और प्रश्न आएगा अभी आपके आगे। और चलो, जब तक आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ, एक डे हम मना रहे हैं भाला फेंक दिवस, कब मना रहे हैं? अच्छा, फिर बताइए, अभी हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में तीसरे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए? तो आंसर होगा जेम्स एंडरसन। इंग्लैंड के हैं जेम्स एंडरसन। और अभी इन्होंने अनिल कुंबले के 619 टेस्ट विकेटों की संख्या को पीछे छोड़ते हुए टेस्ट क्रिकेट में तीसरे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए। उनके मौजूदा अगर विकेटों की संख्या की बात करेंगे तो 163 टेस्ट में 621 विकेट लिए इन्होंने। पहले नंबर पे कौन है? मुथैया मुरलीधरन है, ये श्रीलंका के हैं। 800 विकेट इनके नाम है। और 708 विकेट के साथ शेन वॉर्न ये दूसरे स्थान पर है। शेन वॉर्न ऑस्ट्रेलिया के हैं। और ये जो मुथैया मुरलीधरन हो गए, शेन वॉर्न हो गए, अनिल कुंबले हो गए, ये सब स्पिन बॉलर थे। और जेम्स एंडरसन फास्ट बॉलर है। तो आप समझ रहे हो, आप यूं कह सकते हो कि 600 के क्लब में शामिल होने वाला पहला और एकमात्र फास्ट बॉलर कौन हो गया? जेम्स एंडरसन हो गया, ये आप बोल सकते हो। बाकी नेथन एलिस ये ऑस्ट्रेलिया के हैं, अभी T20 इंटरनेशनल डेब्यू में हैट्रिक लेने वाले पहले गेंदबाज बने थे ये। बाकी अगर आपसे पूछा जाए पहला मुलक अवार्ड किसने जीता था, तो अजिंक्य रहाणे ने जीता था। अभी आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले 7वें भारतीय कौन बने थे? विनू माकंड बने थे। भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कोच कौन है? रमेश पंवार हैं। फिर बताइए, अभी हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल 3 साल के लिए बढ़ा दिया गया। नाम क्या है उनका? रेखा शर्मा है। अब रेखा शर्मा को रेखा मेनन से कंफ्यूज मत कर देना। रेखा मेनन ये नेस्कॉम की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। सोमा मंडल की बात करेंगे, सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। और उज्ज्वला सिंघानिया फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन की 38वीं अध्यक्ष ये बनी। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी कैबिनेट सेक्रेटरी का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया गया है। क्या नाम है उनका? राजीव गोबा उनका नाम है। बाकी रेखा शर्मा ये राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं, अभी इनका कार्यकाल भी 3 साल के लिए बढ़ाया गया था। पद्म कुमार माधवन नायर ये इंपॉर्टेंट नाम है, क्योंकि नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी जिसे आप बेड बैंक बोलते हैं उसके ये पहले मैनेजिंग डायरेक्टर बने। नासिर कमल नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के ये डायरेक्टर जनरल बने थे। फिर बताइए, अभी कौन ईरान के उपराष्ट्रपति बन गए? पहले उपराष्ट्रपति हैं ये, मोहम्मद मोखबर इनका नाम है। अभी ईरान के कुछ दिन पहले नए राष्ट्रपति बने थे इब्राहिम रायसी, इन्होंने ही मोहम्मद मोखबर को पहले उपराष्ट्रपति के रूप में नामित किया। बाकी नजीब मिकाती लेबनान के नए प्रधानमंत्री बने, एरियल हेनरी हैती के नए प्रधानमंत्री बने,
अबी अहमद इथियोपिया के फिर से प्रधानमंत्री बने थे। अच्छा, इजराइल के अभी प्रधानमंत्री कौन बने? नेफ्ताली बेनेट। और प्रेसिडेंट बने थे इसाक हर्जोग। देखो, ईरान की जो कैपिटल है वो तेहरान है, करेंसी तोमान है। अभी ईरान ने, याद होगा, एक सरकारी डेटिंग एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया था हमदम नाम से। और ईरान का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? सीमोर्ग है, ये भी ध्यान रखना। फिर अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने किसे महिला सशक्तिकरण विभाग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो आंसर होगा वंदना कटारिया। हो सकता है कई कई जगह आपको ये पढ़ने को मिल जाए कि उत्तराखंड सरकार ने किसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया, तो भी आंसर आपका क्या होगा? वंदना कटारिया होगा। वंदना कटारिया आप जानते हो कौन है? हमारी महिला हॉकी टीम की ये खिलाड़ी है। अभी इन्होंने क्या कारनामा किया था? टोक्यो ओलंपिक में एक ही मैच में 3 गोल दाग करके ये पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी थी ऐसे करने वाली। इसी के लिए उत्तराखंड सरकार ने इनको 25 लाख का नगद पुरस्कार भी दिया और अभी महिला सशक्तिकरण विभाग का ब्रांड एम्बेसडर भी बना दिया। बाकी विद्या बालन, इनके नाम पे कश्मीर के गुलमर्ग में फायरिंग रेंज का नाम रखा गया है। प्रियंका चोपड़ा, एक तो इटली का एक लग्जरी ब्रांड है बुल्गेरी, उसकी ये ब्रांड एम्बेसडर बनी है और इन्होंने बुक भी लिखी है अभी अनफिनिश्ड नाम से। मीराबाई चानू की बात करेंगे तो ये मणिपुर की वेटलिफ्टर है। 49 किलोग्राम कैटेगरी में ये टोक्यो ओलंपिक में अभी सिल्वर मेडल जीत कर गई थी। बाकी एक सुष्मिता लेंका का नाम भी याद रखना, ये अभी इन्होंने एशिया पर्यावरण प्रवर्तन पुरस्कार, एशिया एनवायरमेंट एनफोर्समेंट अवार्ड जीता था पेंगोलिन के संरक्षण के लिए। और अगर मैं आपसे पूछूं मयूर फॉल्कन के संरक्षण के लिए किसने क्या जीता था? नुक्लू फॉर्म, ये नागालैंड से है। इन्होंने व्हीटली अवार्ड 2021 जीता था, जिसे ग्रीन ऑस्कर भी कहा जाता है। ये अवार्ड जीतने वाले ये पहले भारतीय बने थे, तो ये सब ध्यान रखना आप। फिर बताइए, अभी होम इंटीरियर ब्रांड है होमलेन, उसके पहले ब्रांड एम्बेसडर बन गए कौन? महेंद्र सिंह धोनी। बाकी वंदना कटारिया हम पढ़ चुके हैं, भारतीय महिला हॉकी टीम की ये प्लेयर हैं। ये उत्तराखंड की रहने वाली हैं और अभी टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने एक ही मैच में 3 गोल करके रिकॉर्ड बनाया था और इसीलिए उत्तराखंड सरकार ने एक तो 25 लाख रुपए का पुरस्कार दिया और सबसे इंपॉर्टेंट महिला सशक्तिकरण विभाग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया। जॉन इब्राहिम भारत के मोटो जीपी के ब्रांड एम्बेसडर बने। विद्या बालन कश्मीर के गुलमर्ग में फायरिंग रेंज का नाम इनके नाम पर रखा गया था। बताइए, हाल ही में देश का पहला हार्ट फेलियर बायो बैंक किस राज्य में शुरू हुआ? तो आंसर होगा केरल। तो केरल के श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी में देश के पहले हार्ट फेलियर रिसर्च बायो बैंक का उद्घाटन किया गया है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत में पहली बार हींग की खेती कहां पे शुरू हुई थी? हिमाचल प्रदेश के लाहौल में। और देश में पहली बार मोंक फ्रूट की खेती कहां पे शुरू हुई थी? हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में। और ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना? हिमाचल प्रदेश बना। और 100% एलपीजी कनेक्शन वाला पहला राज्य भी आपका हिमाचल प्रदेश ही था। केरल की कैपिटल होती है तिरुवनंतपुरम। केरल के मुख्यमंत्री कौन है? पिनाराई विजयन फिर से बन गए और गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, हाल ही में किस राज्य में उत्तर भारत के पहले ऑर्किड संरक्षण केंद्र यानी कि ऑर्किड कंजर्वेशन सेंटर का उद्घाटन किया गया? तो आंसर होगा उत्तराखंड में। तो ये उत्तर भारत का पहला ऑर्किड कंजर्वेशन सेंटर है, याद रखना। कहां पे खोला गया है? उत्तराखंड में। ऑर्किड क्या होता है? ये एक फूल वाला पौधा है और इसका वैज्ञानिक नाम होता है ऑर्किडेसी। देखो, उत्तराखंड की 2 कैपिटल आपको मिलेगी। इसकी विंटर कैपिटल तो देहरादून है, समर कैपिटल गैरसैंण है। मुख्यमंत्री नए बन गए कौन? पुष्कर सिंह धामी। और इसके गवर्नर कौन है उत्तराखंड के? बेबी रानी मौर्य। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में भारत ने किस देश के साथ जायेद तलवार 2021 नौसैनिक अभ्यास का आयोजन किया? तो आंसर होगा यूनाइटेड अरब अमीरात। तो अभी भारतीय नौसेना और यूनाइटेड अरब अमीरात की नौसेना ने अबू धाबी के तट पर जायेद तलवार 2021 नौसैनिक अभ्यास का आयोजन किया। तलवार से आपको याद आता होगा अभी जो कटलेस एक्सरसाइज 2021 हुआ था अफ्रीका में, इसमें भारत की नौसेना ने पार्टिसिपेट किया था और भारत की तरफ से कौन सा जहाज गया था? तलवार नाम का जहाज गया था, तो ये भी ध्यान रखना आप। अच्छा बताइए, अंतरराष्ट्रीय सैन्य खेल 2021 इंटरनेशनल आर्मी गेम्स या मिलिट्री गेम्स आप बोल दीजिए, 2021 वालों का आयोजन ये कहाँ पे किया जाएगा? तो आंसर होगा रशिया में। और कब से कब तक? 22 अगस्त को ये शुरू हो रहे हैं, जो कि 4 सितंबर तक चल रहे हैं। और इसमें भारत की तरफ से 101 सदस्य का दल हिस्सा ले रहा है। ये पहली बार कब हुए थे? ये इंटरनेशनल आर्मी गेम्स ये 2015 में हुए थे। और अभी आपको याद होगा 2019 में जो हुए थे उसमें से एक प्रतियोगिता का आयोजन भारत के राजस्थान में भी हुआ था।
अच्छा, आप तो ये बताइए, अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ यूनाइटेड नेशन पीस कीपर्स, ये कब मनाया जाता है? 29 मई को। रशिया की कैपिटल क्या है? मॉस्को है। करेंसी क्या है? रूबल है। व्लादिमीर पुतिन यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। फिर बताइए, किसने प्रधानमंत्री दक्ष पोर्टल वो मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया था? तो आंसर होगा वीरेंद्र कुमार ने। ये कौन है? सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री हैं, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर हैं। और इस एप्लीकेशन, इस पोर्टल को लॉन्च करने का उद्देश्य क्या है? तो जो पिछड़ा वर्ग हो गया, जो अनुसूचित जातियां हो गई, या फिर जो सफाई कर्मचारी हो गए, उनके लिए कौशल विकास योजनाओं को आसान बनाना। मतलब कौशल विकास प्रशिक्षण यानी कि स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग से संबंधित जितनी भी जानकारियां होगी वो आपको एक ही स्थान पे इस पोर्टल पे मिल जाएगी। यहाँ पे दक्ष का मतलब होता है दक्षता और कुशलता संपन्न हितग्राही। अच्छा, पुरुषोत्तम रूपाला ये कौन है? आपके पशु कल्याण मंत्री हैं। और अभी इन्होंने भी, इस मंत्रालय ने भी किसानों के लिए मत्स्य सेतु एप्लीकेशन लॉन्च किया था। अश्विनी वैष्णव आपके रेल मंत्री हैं। अच्छा, फिर बताइए, अभी हाल में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ई नगर मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया? तो आंसर होगा गुजरात। तो गुजरात के जो मुख्यमंत्री है ना, विजय रूपानी, उन्होंने नगरों में नागरिक केंद्रित सेवाएं लोगों को आसानी से घर बैठे उपलब्ध हो सके उसके लिए ये ई नगर नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। बाकी यहां से आप लिंक करके याद रख सकते हो ई नायरा के बारे में। ई नायरा, नाइजीरिया ने अपनी डिजिटल करेंसी का नाम ई नायरा रखने की घोषणा की थी। बाकी गुजरात की कैपिटल गांधीनगर है। गांधीनगर निर्वाचन क्षेत्र कॉन्स्टिट्यूएंसी है अमित शाह का। जिनके पास कौन कौन से मंत्रालय हैं? गृह मंत्रालय और सहकारिता मंत्रालय। मुख्यमंत्री विजय रूपानी है, गवर्नर है आचार्य देवव्रत। अभी अगर आपसे पूछा जाए कि गुजरात के कितने स्थल यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है, तो 4 हैं। अभी चौथा कौन सा बना था? धोलावीरा, जो कि हड़प्पा सभ्यता का स्थल है। और ये गुजरात का तो चौथा है और देश का 40वां है। इसका स्थानीय नाम क्या है? कोटड़ा दा टिम्बा। तो ये तो हो गया देश का 40वां स्थल जिससे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। इससे पहले 39 नंबर का कौन सा था? तेलंगाना का रामप्पा मंदिर, जिसे रुद्रेश्वर मंदिर भी बोलते हैं। तो ये ध्यान रखना, बढ़ते आगे। बताइए, अभी हाल ही में किस बैंक ने हेल्थ एंड वेलनेस सेविंग अकाउंट सेवा को शुरू किया है? तो आंसर होगा सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो अभी सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक ने हेल्थ से रिलेटेड इमरजेंसी कंडीशन में सहायता देने के लिए ये स्वास्थ्य और कल्याण बचत खाता लॉन्च किया है। सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? मुंबई में है। इसके एमडी सीईओ भास्कर बाबू रामचंद्रन है। उज्जीवल स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करेंगे तो महिलाओं के लिए एक सेविंग अकाउंट इन्होंने भी शुरू किया था जिसका नाम रखा था गरिमा। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करेंगे तो एनआरआई ग्राहकों को ऑनलाइन खाता खोलने की सुविधा देने वाला पहला स्मॉल फाइनेंस बैंक बना था ये। और जन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने आई चूज माई नंबर सुविधा को शुरू किया था। इसमें क्या था? यहाँ पे अगर आप सेविंग अकाउंट खुलवाते हो तो अकाउंट नंबर जो होता है उसके आगे के 10 डिजिट आप अपने अनुसार सेट कर सकते हो। फिर बताइए, अभी हाल ही में द ईयर दैट वॉज नॉट द डायरी ऑफ 14th ईयर ओल्ड नाम की बुक को किसने लिखा? तो आंसर होगा ब्रिशा जैन ने। तो अभिनेत्री शबाना आजमी ने अभी इस बुक को रिलीज किया था, जिसे किसने लिखा? कोलकाता की एक लड़की है ब्रिशा जैन, उन्होंने लिखा है। बाकी मनन भट्ट अभी बालाकोट एयर स्ट्राइक हाउ इंडिया एवेंज्ड पुलवामा नाम की बुक को लिखा। शरण कुमार लिम्बाले 30वां सरस्वती सम्मान जीता अपने मराठी उपन्यास सनातन के लिए। शरद पगारे 30वां व्यास सम्मान जीता अपनी बुक पाटलिपुत्र की सम्राज्ञी के लिए। और एक मोहन कृष्ण बोहरा का नाम भी याद रखना, 30वां बिहारी पुरस्कार जीता था अपनी उपन्यास तस्लीमा संघर्ष और साहित्य के लिए। एक नाम और याद रखो, इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2021 किसने जीता? डेविड डायोप ने। ये फ्रांस के हैं और अपने उपन्यास एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक के लिए इन्होंने ये सम्मान जीता। अभी बताइए, अनुपम श्याम का निधन हो गया। वे क्या थे? वे अभिनेता थे। आपने इनको जरूर देखा होगा, एक टीवी शो आता था मन की आवाज प्रतिज्ञा, या जो फिल्म आई थी स्लम डॉग मिलेनियर, बैंडिट क्वीन, जिनमें इन्होंने काम किया है और इनका भी निधन हो गया। अभी कुछ समय पहले बालिका वधू टीवी सीरियल की एक फेमस एक्ट्रेस भी थी सुरेखा सीकरी, उनका भी निधन हो गया था। बाकी आपको याद होगा पद्मा सचदेव के बारे में, डोगरी भाषा की पहली आधुनिक महिला कवियत्री थी, उनका भी निधन हो गया। एक कथकली कलाकार थे नेल्ली याडू वासुदेवन नंबूदिरी, उनका भी निधन हो गया। और नंदू नाटेकर बैडमिंटन प्लेयर थे, ये 1956 में अंतर्राष्ट्रीय खिताब जीतने वाले पहले भारतीय थे और 1961 में स्थापित अर्जुन अवार्ड के पहले प्राप्तकर्ता थे, इनका भी निधन हो गया। अब देखो एग्जामिनर कैसे प्रश्न पूछता है। अभी एसएससी का एक शिफ्ट में प्रश्न आया था कि अर्जुन अवार्ड की स्थापना कब हुई थी,
और ये प्रश्न हमने यहाँ पे पढ़ा था। तो एग्जामिनर ने डायरेक्ट प्रश्न नहीं पूछ लिया, उससे रिलेटेड जो भी चीजें थी वहां से प्रश्न उठा लिया। हमने पढ़ा था कि 1961 में स्थापित अर्जुन अवार्ड के पहले प्राप्तकर्ता थे। तो यहां से आपको क्या पता लग रहा है, अर्जुन अवार्ड की स्थापना कब हुई थी, 1961 में। और उसने यही पूछ लिया कि अर्जुन अवार्ड कब स्थापित किया गया था। तो जब भी आप पढ़ रहे हो चीजों को तो आंख और कान दोनों खोल के पढ़ना है। बढ़ते हैं आगे। और देखो इसी तरह से क्रिकेट की कुछ इंपॉर्टेंट ट्रॉफियां मैं आपको बताऊं, जैसे कि देवधर ट्रॉफी हो गई, रणजी ट्रॉफी हो गई, विजय हजारे ट्रॉफी हो गई, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी हो गई, और इसको अभी किसने जीता था, तमिलनाडु ने। इसी तरह से ईरानी ट्रॉफी हो गई, दिलीप ट्रॉफी हो गई, सीके नायडू ट्रॉफी हो गई। तो ये ध्यान रखना, यहां से भी प्रश्न बनते हैं। प्रश्न आ जाएगा दिलीप ट्रॉफी का संबंध किससे है। बाकी अभी सुरेश रैना की ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है, बिलीव। मिल्खा सिंह की क्या है, द रेस ऑफ माई लाइफ। सचिन तो आप जानते ही हो, प्लेइंग इट माई वे है। युवराज की भी द टेस्ट ऑफ माई लाइफ है। और बताइए अ सेंचुरी इज नॉट इनफ किसकी है, सौरव गांगुली की है। फिर बताइए अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने काकोरी कांड का नाम बदलकर क्या कर दिया, तो आंसर होगा काकोरी ट्रेन एक्शन। और इसका नाम क्यों बदल दिया, तो उत्तर प्रदेश सरकार का कहना है यहाँ पे जो ये कांड शब्द यूज हुआ है ना, ये भारत के स्वतंत्रता संग्राम के तहत इस घटना के अपमान की भावना को दर्शाता है। अभी उत्तर प्रदेश की सरकार ने 9 अगस्त 2021 को चोरी चोरा महोत्सव कार्यक्रम के तहत काकोरी ट्रेन एक्शन की सालगिरह मनाई, जिसके 2022 में 100 साल पूरे हो जाएंगे। काकोरी कांड आप जानते हो कि यह घटना एक ट्रेन लूट से जुड़ी हुई है, जो 9 अगस्त 1925 को काकोरी से चली थी और आंदोलनकारियों ने इस ट्रेन को लूटने का प्लान बनाया था। तो बताइए किस यूनियन टेरिटरी ने जल के बारे में जानकारी देने के लिए पानी माह अभी शुरू किया था, तो आंसर होगा लद्दाख। तो अभी लद्दाख ने अगस्त के महीने को पानी माह के रूप में शुरू किया है और इसको मनाए जाने का उद्देश्य क्या है, पानी की गुणवत्ता का परीक्षण करना, जल का संरक्षण कंजर्वेशन करना और गांव स्तर पर पानी सभा का आयोजन करना। और पानी से आपको याद होगा 100% हर घर जल वाला पहला राज्य आपका कौन सा है, गोवा है। गोवा भी रेबीज मुक्त भी हो गया था और ऐसा होने वाला ये पहला राज्य बना। और पहला ड्रिंक फ्रॉम टैप वाला शहर, यानी कि 24 घंटे 7 दिन आपको नल से स्वच्छ जल मिलेगा, ऐसा करने वाला शहर कौन सा बन गया, उड़ीसा का पुरी बन गया। अच्छा, केंद्र सरकार का लक्ष्य क्या है, हर घर जल का 2024 का है। और लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर राधाकृष्ण माथुर है। अभी लद्दाख में जो केंद्रीय विश्वविद्यालय बनेगा उसका नाम किसके नाम पे रखा गया है, सिंधु नदी के नाम पे। और देश में ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी यूनिवर्सिटी का नाम नदी के नाम पे रखा जाएगा। अच्छा बताओ, सबसे बड़ा और सबसे ऊंचाई पर जो नेशनल पार्क है कौन सा है, हेमिस नेशनल पार्क है जो आपको लद्दाख में मिलेगा। और सबसे छोटा नेशनल पार्क साउथ बटन नेशनल पार्क है जो आपको अंडमान निकोबार में मिलेगा, याद रखना ये। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार राज्यपाल कितने वर्ष की जेल होने से पूर्व भी कैदियों को क्षमादान दे सकता है, तो आंसर होगा 14 साल। तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो राज्यपाल हैं, जो गवर्नर है, उनकी क्षमादान की जो शक्ति है वो दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी की धारा 433A से ज्यादा है। मतलब जो सीआरपीसी की धारा 433A है उसमें क्या कहा गया कि अगर किसी को आजीवन कारावास की सजा दी गई तो उसे 14 साल तो जेल में बिताने ही पड़ेंगे, उसके बाद ही उसे क्षमा किया जा सकता है। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राज्य के जो राज्यपाल है वो 14 साल से पहले भी क्षमादान दे सकते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, राज्यपाल के क्षमादान की शक्ति का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है, 161 में। लेकिन प्रेसिडेंट की अगर हम बात करेंगे तो प्रेसिडेंट की क्षमादान की जो शक्तियां हैं उसका उल्लेख मिलेगा आपको आर्टिकल 72 में। और याद रखना, दोनों की इन शक्तियों में केवल 2 ही महत्वपूर्ण अंतर हैं, एक तो कोर्ट मार्शल और मृत्युदंड। इन दोनों की सजा को केवल प्रेसिडेंट ही माफ कर सकते हैं, राज्यपाल नहीं। और अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि सर्वोच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो याद रखना अनुच्छेद 32 में। और अनुच्छेद 32 से एक पॉइंट लगा के याद रख लो, भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा इसी को कहा है, अनुच्छेद 32 को। और उसी तरह से अगर हाईकोर्ट की हम बात करेंगे तो हाईकोर्ट को रिट जारी करने का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो याद रखना अनुच्छेद 226 में। और ये प्रश्न भी आता है कि राष्ट्रपति को अध्यादेश की शक्ति का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 123 में। और राज्यपाल की बात करेंगे तो उसका है अनुच्छेद 213 में। बाकी देखो सुप्रीम कोर्ट की हम लोग बात करते हैं। पहले तो ये देखो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी, 26 जनवरी 1950 को। इसके पहले चीफ जस्टिस कौन थे, हीरालाल जे कान्या थे। वर्तमान में कौन है, एनवी रमन्ना है 48 नंबर के। और अगर आपसे पूछा जाए सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस, तो कोई भी नहीं थी। लेकिन पहली महिला जज के बारे में पूछा जाएगा तो फातिमा बीवी आंसर कर देना।
वहीं हाईकोर्ट की बात करते हैं। वैसे तो देखो टोटल भारत में अभी तक टोटल हाईकोर्ट कितने हैं? 25 हैं। अभी 25वां नया बना था अमरावती हाईकोर्ट, जो कि आंध्र प्रदेश में है, और उसके चीफ जस्टिस का नाम भी याद रखो, अरूप कुमार गोस्वामी है वर्तमान में। और हाईकोर्ट में अगर आपसे पूछा जाए पहली महिला चीफ जस्टिस कौन थी? लीला सेठ थी, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में। पहली महिला जस्टिस पूछेंगे तो अन्ना चांडी थी, केरल हाईकोर्ट में। अच्छा, क्या किसी राज्य में अभी कोई महिला चीफ जस्टिस है क्या? तो आंसर होगा तेलंगाना में। तेलंगाना की पहली महिला चीफ जस्टिस नाम है हीमा कौली। और केन्या की पहली महिला चीफ जस्टिस अभी कौन बनी थी, वो भी नाम याद रखो, मार्था कूम नाम है उनका। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, याद रखना। फिर बताइए, हाल ही में आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन का कौन सा देश सदस्य बन गया? तो आंसर होगा बांग्लादेश। इसको इंग्लिश में बोलेंगे कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 में लॉन्च किया था, और इसे बनाने का उद्देश्य क्या है? जलवायु परिवर्तन और आपदा जोखिमों की चुनौतियों से निपटने के लिए और सतत विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने, उसे सपोर्ट करने के उद्देश्य से इसको बनाया गया था। और अभी बांग्लादेश इसका मेंबर बन गया। कौन सा? 25वां मेंबर बन गया। अच्छा, मुझे तो ये बताओ, इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करने वाला 5वां देश कौन सा बना था? आंसर होगा जर्मनी। देखो, बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, यहीं पे बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर है। याद रखना 2021 में बिम्स्टेक की अध्यक्षता श्रीलंका के पास है। यहाँ की करेंसी है टका। प्रेसिडेंट है अब्दुल हामिद और प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना।